गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 57 तक पहुँच सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं वो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रजातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है? बताइए, प्रजातीय विविधता किसमें अधिक पाई जाएगी? मरुस्थल में, घास स्थल में, पर्णपाती वन में या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में? आसान सा प्रश्न है। देखिए, पर्याप्त मात्रा में सनलाइट है, ठीक है, रेनफॉल है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है, तो उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में प्रजातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है। नंबर 2 पर आ जाइए। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है क्या? इकोटोन कहलाता है, डी है इसका आंसर। पारिस्थितिकी का टर्म है। तो दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। नंबर 3 पर आ जाइए। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो वे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं होते। क्या कारण है इसका? क्या कारण है इसका? विदेशज प्रजातियां वर्षा वन की उर्वर मृदा का अतिक्रमण कर जाती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की प्रजातियां धीमी गति से बढ़ती हैं और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वृक्षों के प्रवर्धों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। ये पहला ही वाला करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वर्षा इतनी अधिक होती है कि जो ऊपर की परपटी होती है मृदा की, उसका क्षय हो जाता है जिसमें पोषक तत्व होते हैं। तो यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो वे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में शीघ्र पुनर्जीवित नहीं होते। इसका कारण है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? कावेरी गुजरती कहाँ कहाँ से है? कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है कावेरी। तो नागरहोल है कर्नाटक में, ये हो गया। पापीकोंडा तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, इसको तो हटा ही दीजिए। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु, ये भी हो जाएगा। और इसी के नियरेस्ट का रीजन वायनाड वन्यजीव अभयारण्य है तो केरल में, लेकिन कावेरी बेसिन के क्षेत्र में ही आता है ये। तो 1, 3 और 4 इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए फिर? ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। जहाँ जहाँ 2 है पापीकोंडा, उसको एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि 1 भी सही है 3 और 4 के साथ, तो बी भी गलत है। तो उपर्युक्त विकल्पों में कावेरी बेसिन क्षेत्रों में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु का और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल का। पापीकोंडा की बात करें तो आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों एवं तेलंगाना के खम्मम जिलों में 1012.86 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये पापीकोंडा नेशनल पार्क, और इसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो दूसरा वाला गलत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हो गया ये। बात करें कावेरी की, तो कावेरी कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 800 किलोमीटर है और दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर ये कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिमसा हो गई, हेमावती हो गई, भवानी हो गई, इसकी ट्रिब्यूटरियाँ, मतलब सहायक नदियाँ, उपनदियाँ हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यह एक बंद प्रकार का होता है। देखिए, खुला होता है ना, ये तो इनपुट आउटपुट दोनों चलता है इसमें, बंद कहाँ से हो गया? गलत अड़ी। तो पारिस्थितिक तंत्र बंद नहीं होता, पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र होता है, जिसमें पदार्थों और ऊर्जा का सतत निवेश और बहिर्गमन होता है, यानी इनपुट आउटपुट। और पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक। नंबर 6 पर आ जाइए। रामसर अभिसमय निम्नलिखित में से किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? वेटलैंड, आर्द्रभूमियां। तो रामसर अभिसमय भारत जिसका हस्ताक्षरकर्ता देश है, आर्द्रभूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है। वर्ष 1971 में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसर में एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें आर्द्रभूमियों पर उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्त
उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई। रामसर समझौता जो है 1975 से लागू हुआ और भारत इसमें शामिल हुआ 1982 में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, रामसर कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में अवस्थित एक शहर है और विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्या? बिल्कुल, वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। और वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम कई बार बताई है, आर्द्रभूमि और जल। और रामसर जो है वो कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में अवस्थित एक शहर है। यहीं भूमध्य सागर होता तो गलत हो जाता स्टेटमेंट। फिलहाल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो दोनों के दोनों सही हैं। देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है और वर्ष 1971 में इसी दिन रामसर सम्मेलन को अपनाया गया था। पहला विश्व आर्द्रभूमि दिवस 1997 में मनाया गया था। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पिछले 3 वर्षों की आपको विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम याद रखनी है। वैसे तो इम्पोर्टेंट 2021 वाली है। वर्ष 2021 के लिए क्या है? आर्द्रभूमि और जल। ठीक है, यही याद करनी है, लेकिन एक बार मोटा मोटा 2019 की भी देख लीजिए। आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन थी, 20 के लिए थी आर्द्रभूमि और जैव विविधता। क्योंकि मान लीजिए कोई प्रश्न बना दिया स्टेटमेंट वाला, जिसमें एक स्टेटमेंट है कि वर्ष 2021 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम आर्द्रभूमि और जैव विविधता है या आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन है, तो गलत है, क्योंकि एक 19 की है, एक 20 की है, क्योंकि 21 की तो आर्द्रभूमि और जल है। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की तो सर्वाधिक होगी। शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की भी ठीक ठाक होगी। सबसे कम होगी यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता उपरोक्त में सबसे कम होती है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होगी? कार्बन चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में, जल चक्र में या हाइड्रोजन चक्र में, वाटर साइकिल जल चक्र में? तो उपरोक्त में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना खाए पिए, बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? ये प्रश्न यूपीपीएससी पूछ चुकी है। इसका उत्तर कंगारू चूहा है। ठीक है, जिराफ से भी कहीं अधिक, ऊंट से भी कहीं अधिक। तो उपरोक्त में कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश। देखिए, पराली जलाते हैं, फ्लाई ऐश सीधे उड़ जाती है ऊपर, ये तो प्राथमिक ही हो गया। द्वितीयक प्रदूषक वो होते हैं जो सूर्य विकिरण के द्वारा और जो वायुमंडल में जो यौगिक होते हैं उनके साथ क्रिया करके बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो मानव क्रियाकलापों से हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या दहन से भी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी प्राथमिक हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड सीधे ऑटोमोबाइल आप चलाते हो, अपना बाइक कार सीधे निकालते हो, ठीक है, ईंधन के जलन से। तो स्मॉग ही हो जाएगा यहाँ पर द्वितीयक प्रदूषक। तो स्मॉग की बात करें तो स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। सूर्य के विद्युत चुम्बकीय विकिरण के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है द्वितीयक प्रदूषक का, जैसे स्मॉग। देखिए, प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं वो प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सीधे वायुमंडल में निष्कासित होते हैं। इनके उदाहरण है जैसे ईंधन जलाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, विभिन्न हाइड्रोकार्बन हो गए और कणिकाएं। 12वां प्रश्न है, जैव ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक मानदंड है? देखिए, यह है जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन हेतु। ठीक है, जब जलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बीओडी, मांग का बढ़ जाना। वो मांग कैसे बढ़ेगी? जब वो जल प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, मांग कैसे बढ़ गई? क्योंकि जलीय ऑक्सीजन कम हो गई। तो जैव ऑक्सीजन मांग यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के आमापन के लिए एक
मापदंड है। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। आपको बताना है कि फसल अवशेषों से या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपरोक्त में से कौन से निष्कासित होते हैं। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड तो होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन, ओजोन सभी हो गए, तो डी हो गया इसका आंसर। तो उपर्युक्त सभी फसल अवशेषों या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में निमुक्त होते हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पॉली यूरेथीन से निर्मित उत्पादों का उपयोग, पॉलीयूरीथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। देखिए, सिगरेट, ठीक है, बेंजी, तंबाकू, इनके धुएं में तो होती है, बेंजीन होती है, ये तो है। लकड़ी के जलने से भी निकलती है बेंजीन। स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ से भी बेंजीन निकल जाएगी। रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर के उपयोग के कारण भी, और पॉली यूरीथेन से निर्मित उत्पादों के उपयोग से तो निकलेगी। तो सभी हो गया इसका आंसर 1 2 3 4 5 डी। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित वायु प्रदूषणों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। यानी हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ घुलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, सीधे घुलती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ घुलकर विषाक्त पदार्थ का निर्माण करती है, जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नंबर 16 पर आ जाइए। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या कहलाती है। यूट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन या बायो रेमिडिएशन। जैव उपचार कहलाती है ये, बायो रेमिडिएशन। तो बायो रेमिडिएशन की बात करें तो इसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सूक्ष्म जीवों या उनके एंजाइमों का उपयोग पर्यावरण में मौजूद दूषित पदार्थों को उनकी मूल स्थिति से हटाने और बेअसर करने के लिए प्रयोग की जाती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में, गहरे समुद्र में हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक माइक्रोबियल कंसोर्टियम समुद्री जल पर फैली तेल की परत को तोड़ने में मदद करता है। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। यह प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है, या वायु प्रदूषण संकेतक पौधा है, या अम्ल वर्षा सूचक कौन है। तो ये सब लाइकेन के प्लांट करते हैं। तो लाइकेन जो है प्रदूषण संकेतक पौधा है, अम्ल वर्षा सूचक हो गया, वायु प्रदूषण सूचक हो गया। नंबर 18 पर आ जाइए। किसी जल क्षेत्र में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, एट्रॉफिक है। देखिए, बीओडी यानी ऑक्सीजन कम हो गई है वहाँ पर, यानी सीवेज से प्रदूषित हो रहा होगा, सी है, ऊपर चर्चा कर चुके हैं हम। नंबर 19 पर आ जाइए। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है। इनमें से सबसे मुख्य कारण आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन, आवासीय विनाश। देखिए, आवास में प्रदूषण होगा तो कुछ प्रजातियां बच जाएंगी, ठीक है, थोड़ी बहुत मर जाएंगी। विदेशी प्रजातियों के प्रवेश से भी थोड़ी बहुत प्रभावित होंगी, बाकी तो जीवित रहेंगी। अत्यधिक दोहन करेंगे तब भी कुछ चली जाएंगी, बाकी बचेंगी। लेकिन किसी का घर ही आप छीन लोगे, ठीक है, हैबिटाट लॉस कर दोगे, आवासीय विनाश कर दोगे, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो सबसे मुख्य कारण यही होगा। तो जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है आवासीय विनाश, ठीक है, जंगल ही कट गए, पूरा प्लेन कर दिया, क्या बचा। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। भारतीय बारहसिंगा की उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती और केवल घास भक्षी है, इसके संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। बताइए। मानस राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलई वन्यजीव अभयारण्य या फिर ताल छप्पर वन्यजीव अभयारण्य। बारहसिंघा,
यह है बारहसिंगा, एक होता है मस्क डियर, वो तो हिमालयन रीजन का हो गया। इसके लिए है मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारतीय बारहसिंगा की उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती और केवल घासभक्षी है, इसके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो 20 प्रश्न थे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के। 8 से 9 प्रश्न या 7 से 8 प्रश्न यूपीपीसीएस की परीक्षा में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।